Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So UGC NET पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के नए पैटर्न पर आधारित हैं। ये सवाल आपके आगे आने वाले पेपर में भी जरूर एज इट इज पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको आज हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और इजी ट्रिक्स बताऊंगी, ताकि आप सभी आसानी से करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सके। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। The knowledge that we are not conscious of recalling but that influences our behavior or thoughts without our awareness is called what? So ये टॉपिक हमारा जो लर्नर मेमोरी है वहां से सवाल बना है। अब देखिए, इस सवाल में पूछा है कि कई बार क्या होता है ना, कुछ एक ऐसा नॉलेज होता है या कोई ऐसी बात होती है जिसको हम रिकॉल यानी कि जिसको हम याद नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो हमारे थॉट्स में आ जाता है विदाउट आर अवेयरनेस। अब जैसे आप मान लीजिए कोई पढ़ाई कर रहे हो, आपको कोई बहुत साल पुरानी बात एकदम से याद आ जाती है जिसको आप याद करना भी नहीं चाहते थे, आप याद कर भी नहीं रहे हो, बट फिर भी वो आपके दिमाग में आ रही है। बहुत बार सॉन्ग्स कुछ इस तरीके से हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आने लग जाते हैं जिसको हमने शायद कितने सालों से सुना भी नहीं होगा। तो इसी बारे में इस क्वेश्चन में बात की गई है। आपको कहा है कि जब भी कोई नॉलेज या इंफॉर्मेशन जिसको हम रिकॉल नहीं करना चाहते, वो अनवांटेडली हमारे दिमाग में आ जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शंस है एक्सप्लिसिट मेमोरी, स्कीमास, एपिसोडिक मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी। सो देखिए स्टूडेंट, स्कीमा होता है कि किसी चीज को, किसी मुद्दे को हम कैसे अपने दिमाग में स्टोर कर रहे हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है जिसको हम खुद रिकॉल करते हैं, कोई पुरानी इंफॉर्मेशन को जब हम याद करते हैं, पुरानी बातों को जब हम याद करते हैं, दैट इज योर एक्सप्लिसिट मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी होती है जहां पर एक पर्टिकुलर लोकेशन, व्यक्ति, सब कुछ हम रिकॉल कर पा रहे हैं, तो ये भी सही आंसर नहीं है। सही उत्तर है हमारा इम्प्लिसिट मेमोरी, और इसी की एज इट इज डेफिनेशन आपको यहाँ सवाल में लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले आपको बता दूं कि पेपर 1 प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जहां पर स्टूडेंट्स हम आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से और पेपर का अपडेटेड क्या पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको न्यू बैच जो है वो 24 अप्रैल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेली आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिसके साथ पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आपकी रिवीजन भी करवाई जाएगी। हर एक सवाल को हम आपको इजी एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ के फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये 2 नंबर्स दे रही हूँ, इन पर आप व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। साथ ही डेमो क्लासेस जरूर देख लीजिए, जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में अवेलेबल है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए यूजीसी नेट 2025 पेपर 1। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे डेमो क्लासेस के साथ में रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आपको दिए जाते हैं, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, सब कुछ आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से इस ऐप में हम प्रोवाइड करवाते हैं। व्हाट डज द प्ले वे मेथड डेवलप इन स्टूडेंट्स? अब प्ले वे मेथड का क्या मतलब है? देखो, कई बार होता है ना, बच्चों को खेल खेल में चीजें सिखाई जाती हैं। हम बोलते हैं कि पढ़ाई के साथ में खेलना कूदना भी जरूरी है, तो प्ले वे मेथड भी उसी तरीके से होता है जिसमें स्टूडेंट्स गेम्स के साथ चीजों को सीखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स की किस चीज में डेवलपमेंट में हेल्प करता है? पहला है कॉग्निटिव ओनली। कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल एबिलिटीज, कि क्या ये सिर्फ स्टूडेंट की मेंटल डेवलपमेंट करता है? नहीं। फिजिकल डेवलपमेंट ओनली? नो। इमोशनल डेवलपमेंट ओनली? ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या है कि खेल खेल में जो बच्चे सीखते हैं उनसे उनकी मानसिक वृद्धि भी होती है, इमोशनली भी वो स्ट्रांग बनते हैं, और फिजिकल डेवलपमेंट भी उनकी होती है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। न्यूमोनिक्स इज व्हाट? सो देखिए, टीचिंग लर्निंग में न्यूमोनिक्स टर्म एक बहुत कॉमन टर्म है। ये क्या बोलती है? देखो, किसी चीज को हम किस तरीके से याद रख रहे हैं। कई बार होता है ना कि कोई टॉपिक है या कोई स्टेप्स है, उसको हम ट्रिक्स के साथ याद रखते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल, हम लोगों ने आईसीटी यूनिट में जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ा। अब जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में स्टूडेंट्स को नाम याद नहीं हो रहे थे, तो मैंने उसकी ट्रिक बताई थी अमित, कि अमित नाम याद रख लो, आपको ऑटोमेटिकली उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या है? ये न्यूमोनिक्स है, कि किसी चीज को या 5 कंप्यूटर की जनरेशन थी, उनको याद रखने का ट्रिक मैंने आपको बताया, दैट इज न्यूमोनिक्स। सो ये क्या होता है? ये बेसिकली एक मेमोरी टीचिंग एड होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, what is an innovative tool that enables teachers to take students on immersive virtual journey and field trips on various destinations? अब देखो क्या होता है, हम लोगों को मान लो कुछ सिखाना है, जैसे मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट हूँ मान लीजिए,
मुझे सिखाना है कि झांसी की रानी कहाँ रहती थी, क्या उधर एनवायरनमेंट था, लेकिन ले जाना पॉसिबल नहीं है कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स को। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इसके लिए अब एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, एक एप्लीकेशन बनाई है, जिसमें कि आप स्टूडेंट्स को स्कूल में, कॉलेज में ही इस तरीके से वो पूरा प्लेस घुमा सकते हुए एक वर्चुअल जर्नी, रियल में यात्रा नहीं करनी है। वर्चुअल जर्नी का मतलब है कि कंप्यूटर बेस्ड जर्नी रहेगी। कंप्यूटर में आपको इतने अच्छे तरीके से सब कुछ दिखाया जाएगा कि क्या वहाँ की जगहें हैं, कैसे-कैसे वहाँ पर काम होता था, ये सब चीज़ें। ठीक है? तो उस प्लेटफ़ॉर्म का, उस सॉफ्टवेयर टूल का नाम है गूगल एक्सपेंडिचर। दिस इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नेट और सेट दोनों एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। Next question, for most classroom purposes, which among the following is best suited for social skill assessment? So जब भी हम सामाजिक कौशल मूल्यांकन करते हैं तो we always uses rubrics. तो ये भी एक important term है, इसकी definition as it is यहाँ पर लिखी हुई है। The learning in which a new behavior is acquired but is not demonstrated until reinforcement is provided is known as what? सिंपल से लैंग्वेज में समझाती हूँ। आपको एक ऐसी लर्निंग के बारे में पूछा गया है जिसमें कि हम नए बिहेवियर को एक्वायर तो कर लेते हैं, मतलब कुछ न्यू नॉलेज तो गेन कर लेते हैं, चाहे कहीं से पढ़कर, कहीं पर देखकर नया नॉलेज तो हम ले लेते हैं, लेकिन उसको हम कहीं पर इस्तेमाल नहीं करते जब तक कि हमें ऐसा ना लग जाए कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन, जब तक हमें ना मिल जाए कि उस नॉलेज का प्रदर्शन हमें करना चाहिए, उस नॉलेज को यूज हमें करना चाहिए। तो ऐसे नॉलेज को, ऐसी लर्निंग को क्या बोला जाता है, ये इस सवाल में पूछा है। ऑप्शंस हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सोशल लर्निंग, लेटेंट लर्निंग या फिर मोरल लर्निंग। ओके, तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग देखते हैं। सो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में भी हम नए बिहेवियर को एक्वायर करते ही हैं, लेकिन जैसे ही हमने कोई नई चीज सीखी, हम एकदम से उसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस कर देंगे, एकदम से उस नॉलेज का इस्तेमाल कर देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में नॉट पूछा था, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत है। सोशल लर्निंग क्या होती है, इसमें हम बहुत सारी सोशल इंटरेक्शन, लोगों को ऑब्जर्व करना, ये सब चीजें सीखते हैं और इमीडिएट हमारा रिएक्शन या नॉलेज को यूज करना इस वाले लर्निंग में भी होता है, जिस वजह से ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है लेटेंट लर्निंग। सो लेटेंट लर्निंग हमें बोलती है, देखो लेटेंट को आप याद रखिए लेट लर्निंग से, लेट मतलब बहुत देरी से, तो यही बोलता है कि अगर किसी सिचुएशन में आप लोगों ने कुछ नॉलेज गेन किया है तो इमीडिएट उस नॉलेज को आप लोग कहीं पर यूज नहीं करोगे। हो सकता है फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां पर आप उसको यूज करो, दैट इज कॉल्ड लेटेंट लर्निंग। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर। ठीक है, इसके साथ मोरल लर्निंग भी बता देती हूँ। सो ये हमारे बिहेवियर में मोरल वैल्यूज को डेवलप करता है और लेटेंट लर्निंग से काफी ज्यादा अलग होता है ये, राइट। सो ये 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग्स हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार आए हैं। Which of the following types of assessments would be most beneficial for assessing a student's ability to debate? अब देखो यहाँ पर असेसमेंट जो टॉपिक है, हम लोगों ने इवैल्यूएशन पढ़ा था, मूल्यांकन, ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन हमने पढ़ा है, बहुत बार ही इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अब लेकिन इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन से टाइप का वो मूल्यांकन है जो कि अगर कोई एक बच्चा डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, जो विवाद होते हैं, वाद विवाद वाले जो कंपटीशन होता है, उसमें अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है तो सबसे ज्यादा फायदेमंद उनका मूल्यांकन करने के लिए कौन सा असेसमेंट हम यूज करेंगे। ऑप्शन है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, क्लास के दौरान, कक्षा में टीचर पढ़ाते पढ़ाते जो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस देते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब इसी के साथ अगला है समेटिव असेसमेंट। ये मैंने जैसे आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, बताइए मुझे कमेंट करके कि समेटिव असेसमेंट यानी कि संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। छोटी सी डेफिनेशन कमेंट करके बताना, आप सही हो या गलत वो भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। इप्सेटिव असेसमेंट भी एक नया कॉन्सेप्ट यूजीसी नेट में पूछा जा रहा है। अगर एक स्टूडेंट अपनी प्रीवियस रिजल्ट्स या प्रीवियस नॉलेज को ही कंपेयर करता है अपने न्यू नॉलेज या न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो उसको इप्सेटिव असेसमेंट बोला जाता है, जिसको हिंदी में स्वमानक
मूल्यांकन कहा जाता है। अपने आप का ही इवैल्यूएशन कि मेरे मिड टर्म में इतना मैंने स्कोर किया था, फाइनल टर्म में मैं इतना स्कोर कर रहा हूँ, तो क्या मूल्यांकन है? दैट इज कॉल्ड इप्सिटिव असेसमेंट। सो सही आंसर क्या हो जाएगा? परफॉर्मेंस असेसमेंट। सो परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या करता है? ये बेसिकली डिबेट वगैरह में बच्चों को अगर देखना है, असेस करना है उनकी एबिलिटीज कि उन्होंने कितना सीखा है और वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीजों को, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हमें बताता है। सो परफॉर्मेंस असेसमेंट बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स की एबिलिटी को चेक करने के लिए, स्पेशली डिबेट में जो भी हमारा नॉलेज है, स्किल्स है या वर्क हैबिट्स हैं, वो भी ये रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 बोलती है एडमोडो जो कि एक ऑनलाइन टूल है, इसकी डेफिनेशन दी गई है, इट हेल्प्स टीचर्स टू स्टे इन टच विद पेरेंट्स, शेयर अपडेट्स एंड डिस्कस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। ये बोल रहा है कि एडमोडो नाम का प्लेटफॉर्म टीचर्स को बहुत मदद करता है कि अगर वो किसी बच्चे के पेरेंट्स के टच में रहना चाहते हैं, बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट या उनके अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे उनको देना चाहते हैं, तो उसके लिए एडमोडो नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो क्या ये वाली स्टेटमेंट सही है या गलत? तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है ड्यूलिंगो इज एन ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ड्यूलिंगो जो है वो गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो गेमिंग के थ्रू ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग सिखाई जाती है, बच्चों को भाषा अधिगम सिखाया जाता है। एडमोडो की हम बात कर रहे थे तो एजुकेशनल कम्युनिकेशन, स्टूडेंट के पेरेंट्स और उनके टीचर्स के बीच में कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है। स्पेशली ये कोचिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, +2 तक के जो स्कूल के टीचर्स और पेरेंट्स होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। इसमें टीचर ना सिर्फ पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि जो भी ऑनलाइन पढ़ाते समय का कंटेंट होता है, जैसे पीडीएफ्स हम आपको देते हैं, ग्रुप्स में शेयर करते हैं, वैसे ही अगर पेरेंट्स के साथ कंटेंट शेयर करना होगा तो उसके लिए एडमोडो यूज हो सकता है। क्विज इसमें हम जनरेट कर सकते हैं एज अ टीचर, असाइनमेंट्स हो सकती हैं। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। Which of the following are the components of pedagogical analysis of teaching and learning? So pedagogical analysis क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। So पेडागॉजी किससे जुड़ा हुआ है? पेडागॉजी का मतलब होता है एक आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग स्कूल चिल्ड्रन। अब देखो, छोटे बच्चों को बिल्कुल फर्स्ट सेकंड नर्सरी केजी के बच्चों को पढ़ाने का अलग तरीका होता है, 10th +2 तक के बच्चों को पढ़ाने का अलग तरीका होता है, कॉलेज लेवल के बच्चों को पढ़ाने का अलग तरीका होता है, और जैसे आप लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, आपको पढ़ाने का अलग तरीका है। तो जो आर्ट होता है स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का, जो बीएड इत्यादि में सिखाया जाता है, वो पेडागॉजी के अंदर आता है। सो इसमें पूछा है कि इसके कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं टीचिंग लर्निंग के दौरान। तो सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, बिल्कुल सही है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका उद्देश्य है, उसका निर्माण अच्छे से करना जरूरी है। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल की, क्या मेथड से आप पढ़ाओगे, आप बच्चों को आज का टॉपिक गेम्स के जरिए पढ़ाओगे, वीडियोस दिखाकर पढ़ाओगे या बुक में से पढ़ाओगे, तो वो सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड और मटेरियल जो है उसको सिलेक्ट करना जरूरी है। तो ए एंड बी देखो कहाँ पर है, यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर भी ए नहीं है, तो हम आंसर तक पहुंच गए। दैट इज कंटेंट एनालिसिस, अच्छे से एनालाइज करना कि हमारी सामग्री जो है वो सही है, बच्चों को आसानी से समझ आएंगी चीजें या नहीं। सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेस की मूल्यांकन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये सवाल एक तो आप लोगों से ऐसे पूछा गया है और थोड़ा सा घुमा फिरा करके भी पूछा जा सकता है, बट बातें और 4 पॉइंट्स यही एज इट इज रहेंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मेटाकॉग्निटिव नॉलेज इंक्लूड्स व्हाट। सो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज क्या होता है? अभी भी देखो जून 2024 में यूजीसी नेट में मेटाकॉग्निशन का क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था, राइट। मेटाकॉग्निशन होता है अपने आप की लर्निंग को समझना। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, मान लीजिए कि मैं बोलती हूँ कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने जब एग्जाम में पढ़ा था तो मैंने 2 घंटे में पूरा सिलेबस पढ़ लिया था।
ठीक है? कोई बच्चा बोलेगा कि 2 घंटे में नहीं, मुझे तो हो सकता है कि 2 दिन लग जाएँ। कई बच्चे बोलेंगे कि 6 से 7 घंटे में हम लोग उसको कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ को समझ जाते हो, उस अकॉर्डिंग तैयारी करते हो, तो उसको मेटाकॉग्निशन बोला जाता है। जैसे कई बच्चे होते हैं जिनको अपनी हैंडराइटिंग में ही समझ आता है, कई ऐसे जो पीडीएफ्स में से भी पढ़ लेंगे, कई ऐसे जो पीडीएफ को प्रिंट करवा कर पढ़ेंगे, बुक बनाकर उसकी पढ़ेंगे। तो ये मेटाकॉग्निशन होता है, जो अपने आप की एबिलिटीज को हम समझते हैं कि हम कैसे समझ पा रहे हैं, कैसे पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। इसके अंदर कॉन्टेक्चुअल नॉलेज होता है या नहीं। अगला है फैक्चुअल नॉलेज। कॉन्टेक्चुअल नॉलेज हमें बोलता है कि जो भी जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो ये होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला आ जाता है फैक्चुअल नॉलेज की, तथ्यों के बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही। इसके बाद आ जाता है प्रोसीजरल नॉलेज, एब्सोल्युटली ट्रू। टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी नहीं है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना जरूरी नहीं है। तो सही आंसर आ जाएगा ए, बी एंड सी, राइट। इसके अलावा इसके अलावा भी नॉलेज होते हैं, ए बी सी तो है ही। ठीक है, इसके अलावा होता है एक डिक्लेरेटिव नॉलेज। ठीक है, प्रोसीजरल हम लोगों ने पढ़ लिया, और एक होता है कंडीशनल नॉलेज। ये 5 प्रकार के नॉलेज होते हैं, ये 3, और डिक्लेरेटिव और कंडीशनल, इसको नोट कर लेना। ठीक है, which learning style involves the extent to which students approach learning material in a way that helps them understand the meaning of the material। एक ऐसे लर्निंग स्टाइल को हमें यहाँ पर ढूंढ कर निकालना है जिसमें स्टूडेंट इस तरीके से लर्निंग मटेरियल की ओर बढ़ते हैं, इस तरीके से लर्निंग मटेरियल को अप्रोच करते हैं, जिससे वो मटेरियल उन लोगों को मदद करेगा उस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने में। तो ऑप्शंस है सरफेस स्टाइल्स, इंपल्सिव स्टाइल्स, डीप स्टाइल या फिर रिफ्लेक्टिव स्टाइल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डीप स्टाइल्स। ठीक है, लर्निंग स्टाइल्स में डीप स्टाइल्स होता है, जिसका डायरेक्ट डेफिनेशन यहाँ पर है। उसके बाद एक आ जाता है प्रैक्टिकल स्टाइल, प्रैक्टिकल के जरिए जिसमें सिखाया जाता है। एक है सरफेस स्टाइल। ठीक है, सरफेस स्टाइल क्या होता है, लर्नर इसमें जो एक टास्क दिया गया है उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स है सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं, प्रॉपरली वो चीजों को नहीं समझते, वो सिर्फ याद रखते हैं, रट्टा मारते हैं एक तरह से, उसको सरफेस स्टाइल्स बोला जाता है। ठीक है, और लास्ट है इम्पल्सिव स्टाइल, जिसका दूसरा नाम इम्पल्सिव और सॉरी रिफ्लेक्टिव स्टाइल को इम्पल्सिव स्टाइल भी बोला जाता है। ठीक है, ये उनके लिए यूज किया जाता है जो लर्नर्स बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, कई बच्चे बहुत धीरे धीरे चीजों को समझते हैं ना, कि शुरू में वो गलतियां भी करेंगे, फिर रिपीट करेंगे, फिर समझेंगे, तो रिफ्लेक्टिव या फिर इम्पल्सिव स्टाइल उनके लिए होता है। when component when competent readers encounter new sentences, एक रीडर जब कोई नई सेंटेंस को समझता है इन देयर नेटिव लैंग्वेज, अपनी देशज भाषा में, अपनी जो लैंग्वेज है उसमें किसी सेंटेंस को वो समझता है, एंड दे रीड देम ऑटोमेटिकली, और उसके बाद क्या करता है, वो एक बार उसको समझ लिया, उसके बाद वो अपने आप ही उनको पढ़ लेते हैं। तो ये कौन सा ट्रांसफर होता है, कौन सी लर्निंग का ये एग्जाम्पल है, हाई रोड, नियर ट्रांसफर, लो रोड या फार ट्रांसफर। तो इसका सही आंसर है लो रोड ट्रांसफर। अब बाकी के जो ट्रांसफर्स हैं, हाई रोड, नियर और फार, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी, जो अंकिता सूद नाम का एक टेलीग्राम चैनल मैंने बताया, उसको सर्च कर लीजिए। अंकिता सूद नाम का, मेरी फोटो भी लगी हुई है, उसमें सर्च कर लीजिए, और वहां पर आप लोगों को इसका अपने हैंड रिटन नोट्स का मैं फोटो भेज देती हूँ, जिसमें सारे ट्रांसफर आ गए हैं। जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, स्टेटमेंट 1 बोलती है, इन टीचर सेंटर्ड लर्निंग द टीचर गिव्स अप द ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल एंड चूजेस इंस्टेड द रोल ऑफ फैसिलिटेटर हु फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स फीलिंग्स। तो टीचर सेंटर्ड लर्निंग में क्या होता है, जिसमें टीचर फोकस रखता है कि कैसे पढ़ाना है, क्या मेथड यूज करना है। इसमें बोल रहे हैं कि टीचर क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल को। ठीक है, पारंपरिक निर्णय लेने वाली भूमिका इसमें टीचर छोड़ देते हैं, एंड वो किसको चूज करते हैं, एक फैसिलिटेटर का रोल इसमें चूज करते हैं, जिसमें वो स्टूडेंट्स की फीलिंग्स पर फोकस रखेंगे।
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट्स के बारे में टीचर सेंट्रिक में सोचा ही नहीं जाता, इतना ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। स्टेटमेंट 2 बोलती है लर्नर सेंटर्ड मेथड वो है जिसमें टीचर जैसे स्टूडेंट एक वर्ल्ड को देखते हैं, वैसे ही टीचर भी उसको देखने संसार को, दुनिया को देखने लग जाते हैं। और लर्नर सेंटर्ड में टीचर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना देते हैं जिसमें कम्युनिकेशन करना आसान होता है। तो लर्नर सेंटर्ड मेथड में टीचर का कोई भी रोल नहीं होता। टीचर ये सब चीज़ें लर्नर सेंटर्ड मेथड के अंदर कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है? तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। The organized bodies of information stored in memory that bias the way new information is interpreted, stored and recalled is known as what? So ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है? अगर हम हमारे दिमाग में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और उसको इंटरप्रेट, रीस्टोर और रिकॉल करते हैं तो उस स्टेटमेंट को स्कीमा बोला जाता है। स्टूडेंट्स अगर सेशन पसंद आ रहा है और चाहते हो कि मैं ऐसे ही, जैसे मैंने अभी दिसंबर 2023 के रिसर्च के क्वेश्चंस लाए, टीचिंग के क्वेश्चंस लाए हैं, वैसे ही रिसर्च के कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस आपके साथ लेकर आती रहूं, मुझे कमेंट करके बता दो। और अगर सेशन पसंद आ रहा है, मुझे थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कमेंट भी जरूर कर देना। The ability to generate unusual लेकिन appropriate responses to problems or questions is known as convergent thinking. So divergent और convergent thinking बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। Okay. So convergent thinking को हिंदी में लिखा हुआ है अभी सारी सोच। सो कन्वर्जेंट थिंकिंग बेसिकली क्या होता है? अब देखो, मान लो मेरे पास ना किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं, ठीक है? अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सॉल्यूशन मैं फॉलो करूं, तो उसके लिए हम कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज करते हैं और उन सब में से एक सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है? एक सही आंसर ढूंढना चाहिए अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज में हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अनयूजुअल लेकिन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो होता है प्रॉब्लम का, उसको सर्च करने की यहाँ पर बात की गई है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोलती है एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज दैट आर बेस्ड ऑन प्राइमरली ऑन नॉलेज एंड लॉजिक, उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। कि जो हमारे पहले के नॉलेज और लॉजिक के बेस पर हम रिस्पॉन्सेज या रिजल्ट्स तक पहुंचते हैं, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। यानी कि अब सारी सोच होती है। ऊपर वाली अभी सारी सोच थी, ये नीचे वाली डाइवर्जेंट यानी कि अब सारी सोच है। सो डाइवर्जेंट क्या होता है? डाइवर्ट हो जाना। एक रास्ते पे चल के आगे दो रास्ते आगे हम बोलते हैं यहाँ से तो रास्ता डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है? तो डाइवर्जेंट का मतलब ऐसे याद रखें, मल्टीपल सॉल्यूशन आप देख सकते हो। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अ गुड एग्जामिनेशन सिस्टम शुड, अच्छी परीक्षा प्रणाली क्या चाहती है? एक रिकॉग्नाइज करती है एक बच्चे की क्रिएटिविटी, उनकी रचनात्मकता को पहचानती है? नहीं, ठीक है? रिकॉग्नाइज्ड चाइल्ड इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगतता पहचानती है एक बच्चे की। एनकरेज करती है रोट लर्निंग को। गुड एग्जामिनेशन क्या रोट लर्निंग को एनकरेज करता है या नहीं करता है? सो एक एग्जामिनेशन सिस्टम जो होता है वो बच्चों में, देखो बच्चे एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के रट्टा मार कर भी पेपर पास कर लेते हैं, तो ये रोट लर्निंग को भी करते हैं। और लेकिन एग्जामिनेशन नई थिंकिंग को इम्प्रूव या एनकरेज नहीं करता है। तो सही आंसर क्या है? बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। Which of the following are the strategies of cooperative learning? So देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में कोऑपरेटिव लर्निंग हमें सिखाता है कि कैसे स्टूडेंट्स को मिलजुल कर काम करना सिखाया जाए, कैसे स्टूडेंट्स में ब्रेनस्टॉर्मिंग पावर को इम्प्रूव किया जाए। अब इसके अंदर हमारे पास 10 से 12 स्ट्रेटेजीज आती हैं जहां से रिसेंटली बहुत सवाल बन रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कॉर्नर्स। सो यस, कॉर्नर्स एक कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी है जहां पर स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, पूरी क्लास को मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो सब स्टूडेंट्स के ओपिनियन अलग अलग होंगे। तो एक जैसे ओपिनियन वाले स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा और फिर उनको बोला जाएगा कि अपना जो भी व्यू है उसको अपने ग्रुप में डिस्कस करो और फिर उसको पूरी क्लास के सामने आप लोग शेयर करो कि इस पॉलिटिकल पार्टी का या जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसको लेकर आपके क्या व्यूज हैं, ठीक है? स्टूडेंट्स को अपने ओपिनियन जो है एक्सप्रेस करने की पावर बढ़ाने में
ये कॉर्नर्स कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक हेल्प करता है। तो ए हमारा सही आंसर है, यहाँ पर ए नहीं है, इसको एलिमिनेट कर देंगे। आगे है फिश बाउल मेथड। तो फिश बाउल मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आउटर सर्कल, एक होता है इनर सर्कल। ठीक है, जो इनर ग्रुप वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, और जो आउटर सर्कल वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो उस टॉपिक को ध्यान से सुनते हैं और अपना नॉलेज बढ़ाते हैं। सो बी भी हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन दोनों जगह पर नहीं है, तो इजीली हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 को। और देखिए स्टूडेंट्स, हम अपने सही उत्तर तक पहुंच गए, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सो कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स कॉर्नर्स भी है, फिश बाउल भी है, टीम वर्ड वेबिंग भी है एंड राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग भी है। टीम वर्ड वेबिंग में क्या होता है, एक बड़ी शीट में या ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड जो भी है, वहां पर सेंटर में टॉपिक का नाम लिख दिया जाता है, कॉन्सेप्ट लिख दिया जाता है, और स्टूडेंट्स फिर उस टॉपिक पर क्या करते हैं, अपना जो भी प्रायर नॉलेज है, पिछला नॉलेज है, उस चीज को रिकॉल करते हैं और फिर क्लास में जाकर के उसको डिस्कस करते हैं। राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग में स्टूडेंट्स के रोल जो है ग्रुप वर्क के अंदर चेंज किए जाते हैं, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में उनको डिटेल में चीजें समझ आए। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉफ्टवेयर टूल्स दिए हैं और कौन सा टूल किस लिए यूज होता है ये आप लोगों से पूछा गया है। सो पहला ऑप्शन है कहूट, पेडलेट, लैबस्टर एंड टर्निटिन। चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज तो ये आती है कि कहूट किस लिए यूज किया जाता है। ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को, ये सॉफ्टवेयर हम लोगों को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। सो बेसिकली कहूत जो है वो क्विज और रियल टाइम असेसमेंट के लिए यूज होता है। सो ए का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि हमें करेक्ट आंसर दे रहा है। ठीक है, पेडल जो है ऑनलाइन कोलेबोरेटिव स्पेस है, वर्चुअल वॉल है। इस बेसिकली ये पेडल्ड नहीं है, ये पेडलेट है। क्लियर? लैबस्टर जो होता है एक वर्चुअल साइंस लैब सिस्टम हम लोगों को ये प्रोवाइड करवाता है। ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जैसे कि अगर आप घर पर बैठकर केमिस्ट्री का कोई लैब प्रैक्टिकल करना चाहते हो, ठीक है, फिजिक्स का कोई लैब प्रैक्टिकल करना चाहते हो, तो लैबस्टर एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर पर बैठकर ये सब चीजें कर सकते हो। टर्निटिन जो है ये एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिकली प्लेजरिज्म यानी कि डुप्लीकेसी, जो साहित्यिक चोरी होती है, उसको पकड़ने में हमें हेल्प करता है। Which of the following sequence in the development of interest in a subject by a learner is appropriate? So आप लोगों से पूछा गया है, यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हैं, आपको इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करने को कहा है। ठीक है, किसी शिक्षार्थी द्वारा किसी विषय में रुचि के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। सबसे पहले है वेल डेवलप्ड इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि एक व्यक्ति का इंडिविजुअली किसी चीज में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। दूसरा है सिचुएशनल इंटरेस्ट ट्रिगर्ड, कई बार होता है ना, परिस्थिति के हिसाब से या जिस जगह पर हम रह रहे हैं उस जगह के अकॉर्डिंग हमारे इंटरेस्ट चेंज होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही हमारे पास आता है कि सिचुएशनल इंटरेस्ट ट्रिगर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले आएगा। और देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसको हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं डी, दैट इज सिचुएशनल इंटरेस्ट मेंटेन। अब देखो ऑप्शन बी ने तो हमें बोला कि किसी सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर के हमारा कोई इंटरेस्ट, जैसे अगर हम मान लो किसी लॉयर के आसपास बैठे तो हमें लगेगा यार ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लॉयर बनना चाहिए। किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के पास बैठे तो हमें लगेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहिए। तो ये एक सिचुएशनल इंटरेस्ट है जो कि ट्रिगर हुआ, हमारे दिमाग में आया। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो सिचुएशनल इंटरेस्ट है वो मेंटेन्ड रहा, वो ऐसा नहीं था कि थोड़ी देर के लिए दिमाग में रहा, उसको हमने अपनी रुचि बना ली, वो परमानेंट हमारे दिमाग में स्टोर हो गया। इमर्जिंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट, उसके बाद हमारा व्यक्तिगत रुचि भी जो है उसमें उभरने लगी है। लास्ट ऑप्शन आता है वेल डेवलप्ड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। क्लियर? तो बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाकर सोचते तो आंसर निकल सकता था। लेक्चर मेथड, अब देखिए लेक्चर मेथड जो है वो एक ट्रेडिशनल मेथड है, पारंपरिक विधि है। अब इसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, लेकिन सवाल बोल रहा है कि लेक्चर मेथड शेल बी सिलेक्टेड फॉर अ क्लास। अभी भी इसको क्लास में सेलेक्ट किया जाना चाहिए अगर टीचर इज अ गुड ऑरेटर, टीचर अगर अच्छा वक्ता है। कई बार ऐसा होता है ना, टीचर की कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा टीचर है तो लेक्चर मेथड को यूज करना चाहिए। ठीक है, सो ये हमारा सही उत्तर नहीं है। ऑल स्टूडेंट्स आर अबव एवरेज,
अगर एवरेज स्टूडेंट्स आप समझते हो, उससे अबव अगर हर एक स्टूडेंट है, तो बोल रहा है कि उस समय लेक्चर मेथड को यूज करना चाहिए, नो। करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स डिमांड, सो कई बार होता है ना, हमारा जो पाठ्यक्रम है उसकी डिमांड ही ऐसी होती है कि हमें लेक्चर मेथड ही देना पड़ता है। अब जैसे जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स आप हैं, हिस्ट्री के टीचर्स हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल या और चीजें पॉसिबल नहीं है। लेक्चर मेथड जिसके अंदर हम स्टोरीज के थ्रू सिर्फ सामने वाले को बता सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं, तो हमारा करिकुलर ऑब्जेक्टिव ही ये है, तब हमें लेक्चर ही देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बी तो देखो वैसे भी किसी ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा है ना, ए को हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। आगे डी क्या बोल रहा है, स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट द टीचर टू डू सो। अगर स्टूडेंट्स बोलते हैं टीचर को कि आप लेक्चर मेथड ही दो, तो बोल रहे हैं कि लेक्चर देना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली अगर देखें तो सी और डी भी हमारा सही आंसर हो सकता है, लेकिन मोर पावरफुल सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स डिमांड सो, क्योंकि स्टूडेंट्स तो कुछ भी बोलेंगे। ऑप्शन डी में बोल रहे हैं ना, स्टूडेंट्स अगर रिक्वेस्ट करें, तो स्टूडेंट्स अगर कुछ भी बोलेंगे एज अ टीचर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको इस अकॉर्डिंग पढ़ाएं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि ऐसे ही यूनिट वाइज अपडेटेड क्वेश्चंस को मैं आपके साथ शेयर करती रहूं डेली, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आप लोगों को अगर नहीं भी लॉज आते हैं, यहाँ पर कुछ लॉ दिए हैं, कुछ मेथड्स दिए हैं इस वाली लिस्ट में, अगर नहीं भी आते ना, लॉजिक लगाकर इसका आंसर आप निकाल सकते थे। कैसे? पहला ऑप्शन बोल रहा है चिल्ड्रन टेंड टू बी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, बच्चे जो अपने माता पिता के समान होने की कोशिश करते हैं या होते हैं। तो देखो, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, इसको हम रिलेट कर सकते हैं, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। ए को हमने फोर्थ से मैच किया, यहाँ पर भी नहीं है ए का फोर्थ, यहाँ पर भी नहीं है ए का फोर्थ। आगे देखते हैं, चिल्ड्रन टेंड टू डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। डिफर मतलब वेरिएशन, वेरिएशन यही होता है ना, वेराइटी, वेरिएशन, अलग। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे बी को थर्ड से मैच करके, तो ये देखिए ए का फोर्थ, बी का थर्ड, हमें यहाँ पर मिल गया अपना सही आंसर। तो कई बार क्या होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोगों को मतलब नहीं पता होता कॉन्सेप्ट, नया कोई कॉन्सेप्ट आया है तो उसको छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा ऐसे बेसिक सा लॉजिक लगाने की कोशिश करनी है, डेफिनेटली हमें आंसर पेपर 1 में मिल जाते हैं। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं, चिल्ड्रन टेंड टू मूव टूवर्ड्स एवरेज रादर देन फर्दर। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ रिग्रेशन। चिल्ड्रन गेट हेरिडिटी फंड इन डिमिनिशिंग हेरारिकल ऑर्डर, ये है गैल्टन्स बायोमेट्री मेथड। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि 2024 में ही नेट एग्जाम में आया है, तो आगे आने वाले पेपर में भी इसी से रिलेटेड सवाल गारंटेड बनेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना है। ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो इस टॉपिक पर है ऐप में, आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए या फिर कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके साथ लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी। कुछ प्लेटफॉर्म्स दिए हैं, ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स है, स्वयं, मूडल, ओपन एक्सेस और एच इंडेक्स। साथ में इनके डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये किसके अंडर आते हैं। तो स्वयं से ही शुरू करते हैं। देखिए, स्वयं जो है और मूक जो है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है ना, इंटीग्रली रिलेटेड है ये दोनों। तो ए का फोर्थ होगा, ए का फोर्थ यहाँ भी नहीं है, ए का फोर्थ यहाँ भी नहीं है। अब मैं आप लोगों को अगला ऑप्शन बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ जिसका आंसर कमेंट करके दीजिएगा कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या है और स्वयं कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ है। सवाल पेपर में आ सकता है। ठीक है, बताओ जरा क्या फुल फॉर्म है स्वयं की, कौन से ईयर में इसको स्टैब्लिश किया गया है। सो ए का फोर्थ है, बट ये मैंने ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट होगा। ठीक है, इसके बाद आता है मूडल। मूडल क्या है हमारे पास, मूडल बेसिकली एलएमएस है। एलएमएस का मतलब क्या होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और मूक के अंदर बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स आते हैं जो हमने अभी पढ़े ना, कहूत, पेडलेट, ये सब एलएमएस के अंडर आते हैं। सो मूडल भी उसी का एक पार्ट है। तो बी को हम फर्स्ट से मैच करेंगे और बी का फर्स्ट यहाँ पर है, ए का फोर्थ यहाँ पर है, तो हमें देखिए दो ऑप्शन से ही हमेशा सही आंसर मिल जाता है। ठीक है, ओपन एक्सेस, ओपन एक्सेस जो है OER होता है, OER की फुल फॉर्म है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। इसको याद रख लेना क्योंकि सवाल में ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ये फुल फॉर्म नहीं लिखी थी। ठीक है, एच इंडेक्स जो है ये स्कोपस इसका एक एग्जाम्पल है।
When students encounter difficulties in class, the teacher should not. कई बार स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक समझने में या किसी चीज को समझने में दिक्कत आती है क्लास में, तो टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? गिव फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज टू देम टू रिस्पॉन्ड इन क्लासरूम। कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज देनी है, मौका देना है, बार बार अवसर देते रहना है लगातार कि आप क्लास में रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, तो ये तो टीचर को करना चाहिए, और हमें पूछा है क्या नहीं करना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। रिड्यूस द टास्क विदाउट ओवर सिंप्लीफाइंग इट। हमें चीजों को जो है कम कर देना है, काम जो है बच्चों का कम कर देना है, जो उनको टास्क दिया उसको कम कर दो। ठीक है, ये भी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वी हैव टू सेलेक्ट नॉट वाला कॉन्सेप्ट। एम्फेसाइज ऑन द फ्यूचर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फेलियर। भविष्य और विफलता की समस्याओं पर जोर देना। तो एज अ टीचर कभी भी अगर स्टूडेंट क्लास में अटकते हैं, तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि उनकी विफलताओं पर हम जोर दे रहे कि तुम फेल हो गए, पहले भी तुमने कुछ नहीं किया था, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पर्टेनिंग टू टीचिंग? सो टीचिंग से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, हमें वो बताना है। टीचिंग एंड लर्निंग, अब देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये टीचिंग है, आप लोग सीख रहे हो, ये लर्निंग है। दीज टू आर इंटीग्रली रिलेटेड, ये दोनों इंटरनली एक दूसरे से रिलेटेड है, बिल्कुल है। ए हमारा सही आंसर है, यहाँ पर ए नहीं है, इसको हटा दो। ये जो मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें ऑप्शंस, ये वाले ऑप्शंस से ना फटाफट आप एलिमिनेट करते रहो, तो आप बहुत आसानी से आंसर तक पहुंच जाते हो, पूरा सवाल पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। सो ये गलत है। टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। टीचिंग है सिर्फ पढ़ाना, ट्रेनिंग में आपकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है। जैसे आप, अब आपको सिर्फ मैं अभी पढ़ा रही हूँ कि गाड़ी कैसे चलानी है, बता रही हूँ, ठीक है, ये सिर्फ टीचिंग हो रही है कि एक बुक लेकर बैठ गई हूँ और आपको सिखा रही हूँ कि गाड़ी कैसे चलानी है। ट्रेनिंग होता है जब मैं रियल में आपको गाड़ी चलाना सिखाऊंगी, उसमें आपके स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो बी आंसर नहीं होगा, यहाँ पर बी है, तो ये हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता। और ये देखो, सिर्फ 2 ही ऑप्शन पढ़ने के बाद हम लोगों को अपना सही आंसर मिल गया। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस दिखते जरूर बड़े हैं, बट इसमें आंसर बहुत जल्दी हम निकाल सकते हैं अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। आई बात समझ में? अरेंज द फॉलोइंग इन लर्निंग प्रोग्रेशन। लर्निंग प्रोग्रेशन, ठीक है, सीखने की प्रगति के साथ अकॉर्डिंग इसको व्यवस्थित हमें करना है। यूज इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन, explain ideas and concepts, draw connections, recall the fact and produce new work। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे फैक्ट हैं, जो भी तथ्य या जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उस चीज को पहले रिकॉल करते हैं। अब जैसे मान लो आप लोगों ने पिछले एग्जाम के लिए लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा था, या फिर कोई टॉपिक पढ़ा था, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, मॉडल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा था। इस बार अगर फिर आप बैठे हो पढ़ने, तो सबसे पहले आप पुराने तथ्यों को रिकॉल करोगे, है ना? तो सबसे पहले ऑप्शन डी आएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी बोल रहा है, यहाँ पर ई बोल रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन को हमने रिकॉल किया, उस इंफॉर्मेशन को अब हम नई सिचुएशन में यूज करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और आगे बोल रहा है एक्सप्लेन आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स। सो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा हमारे पास कि रिकॉल करो पहले तथ्यों को, उसके बाद आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करो, फिर जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की थी उसको नई सिचुएशन में अपने आइडियाज के साथ नई सिचुएशन में यूज करो, फिर पुराने नॉलेज और नए नॉलेज के बीच में कनेक्शन ड्रॉ करो, और फिर उसके बाद नए वर्क को प्रोड्यूस करो। तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन भी ऐसा है जिसके लिए आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की या कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं थी। इसमें आप लोग जर्नल अपना नॉलेज लगा करके सॉल्व कर सकते थे। अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, सो लेसन प्लान होता है, उसको क्रोनोलॉजिकली हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स को हम डिजाइन करते हैं कि हम क्या चाहते हैं। कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लिया, आपने समझ लिया कि हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, 230 से ज्यादा नंबर हमें लेकर के आने हैं। ठीक है, उसके बाद आप कंटेंट सेलेक्ट करोगे। अब आपने टारगेट सेलेक्ट कर लिया, लर्निंग आउटकम देख लिया, अब देखोगे कि कंटेंट क्या है, पढ़ें कहाँ से। देन पेडागोजी, पेडागोजी क्या है, एक लर्निंग टेक्निक है। ठीक है, छोटे बच्चों को पढ़ाने की जो लर्निंग टेक्निक्स होती है, बेसिकली उसको पेडागोजी बोलते हैं, बट यहाँ पर जनरली इसको यूज किया है। उसके बाद इवैल्यूएशन को डिजाइन करेंगे, मूल्यांकन भी अपना करते रहेंगे, एंड सबसे लास्ट में है डायग्नोस्टिक मेथड्स को हम डिजाइन करेंगे।
इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब डेमोन्स्ट्रेशन, अब देखो जैसे केमिस्ट्री वगैरह में क्या होता है, लैब में प्रैक्टिकल पहले टीचर करके बताते हैं, बच्चे ध्यान से देखते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन है ना। इससे क्या होता है, प्रोवाइड एडवांटेज ऑफ इम्प्रूव्ड प्रैक्टिस। यस, ये भी सही है। आगे देखते हैं, शोज द टेक्निक, आपको टेक्निक बताता है कि कैसे काम करना है, बिल्कुल सही है। इट अराउज इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट उस चीज की तरफ को बढ़ाता है, ये भी सही है। सो ऑल ऑफ द अबव आर दी करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है हर एक चीज को, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हाउ मेनी चैनल्स आर देयर इन स्वयं प्रभा। सो स्वयं प्रभा में ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कितने चैनल्स हैं, तो इसमें है टोटल 40 चैनल्स। देखिए कोई पुरानी वीडियो अगर आप मेरी या किसी और की देख रहे हो, पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो, तो पहले स्वयं प्रभा में सबसे शुरुआत में 32 चैनल होते थे, उसके बाद उसको अपडेट किया गया, फिर 34 चैनल्स बनाए। आज के अकॉर्डिंग 40 चैनल्स है स्वयं प्रभा में, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का मतलब है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं। स्वयं, ऑब्वियसली स्वयं के बारे में हम लोग डे 1 से पढ़ रहे हैं, जो भी नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, स्वयं उनको पता ही है। स्वयं है, स्वयं प्रभा भी है जिसके अंदर हमें 40 डीटीए चैनल्स मिलते हैं। ए और सी तो देखो सबको पता ही है। स्वयं का ही एक वर्टिकल है मूक, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ई, तो ए सी एंड ई। सो ए सी एंड डी नहीं होगा यहाँ पर सही आंसर, ए सी एंड ई है, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा। अब देखो यहाँ पर क्या था, ऑप्शन गलत था, हालांकि मैंने अभी करेक्ट कर दिया है, बट अगर फाइनल एग्जाम में भी इस तरीके से ऑप्शंस कभी गलत हो ना, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है, चाहे गलत या अटेम्प्ट करके आओ, पर कर लेना है। क्यों? क्योंकि उसके फिर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, अगर टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन में गलती हुई है, ठीक है, तो उसके फिर ग्रेस मार्क्स सबको मिलते हैं, अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो। The process of comparing a student's performance against his or her previous performance, एक स्टूडेंट की अभी की परफॉर्मेंस से अगर उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ उसको कंपेयर करेंगे, तो ये क्या होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, समेटिव, इप्सेटिव और इनफॉर्मल। तो ये होता है इप्सेटिव असेसमेंट। जैसे अगर आपके यूनिट टेस्ट के कंपैरिजन में अगर मैं बोलूं कि अब आपके, जैसे आपके 1 महीना पहले के मॉक टेस्ट में कम नंबर आए, अभी नंबर बहुत अच्छे आए, तो मैंने आपका कंपैरिजन किया कि ये आपने 1 महीने में मेहनत की, नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो ये इप्सेटिव असेसमेंट है। इन कोलैबोरेटिव लर्निंग टेक्निक, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी लिसनिंग स्किल इज डेवलप्ड। सो लिसनिंग स्किल सबसे ज्यादा फिश बाउल मेथड में यूज होती है, जिसमें कि जो अंदर वाले सर्कल वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, आउटर सर्कल वाले सिर्फ उस चीज को सुन रहे होते हैं, तो वो एक अच्छे लिसनर बन जाते हैं, उनकी सुनने की क्षमता बढ़ती है। क्लियर? ऑनलाइन टूल्स हैं और उनके फंक्शंस दिए गए हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट है ये माइंड मिस्टर और मेंटीमीटर, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो मेंटीमीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइव पोल जो होते हैं, फीडबैक जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है। एंड माइंड मिस्टर यूज किया जाता है माइंड मैपिंग के लिए, इसके नाम से आप आइडिया लगा सकते थे। गूगल डॉक्स इज यूज फॉर कंटेंट क्रिएशन, डॉक्यूमेंट बेसिस पे चीजों को अगर शेयर करना है। एडुपजल जो है वो इंटरेक्टिव वीडियोस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। क्लियर? तो इस तरीके से आप हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी अभी क्लियर, आई होप आप लोगों को दिख रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्वयं प्रभा के जो 40 चैनल्स हैं, उसमें से बोल रहे हैं कि चैनल नंबर 8 हमारा फिजिक्स, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है। अब आपसे पूछा गया है कि चैनल नंबर 8 का नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन। डेफिनेटली सभी स्टूडेंट्स जो मेरे साथ एटलीस्ट जुड़े हुए हैं उनको इसका ट्रिक याद होगा कि कैसे चैनल्स के नाम याद रखने हैं, वो ट्रिक्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके आप बता दो। आगे है हमारे पास जो क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू योर कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल, जिसके ये 3 स्टेप्स हैं, ऑलरेडी भी हम इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। सो सबसे पहला स्टेप आता है मॉडलिंग, दूसरा है कोचिंग, तीसरा है स्कैफोल्डिंग। मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सामने एक एक्सपर्ट है वो क्या काम कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उस चीज को देखते हैं, है ना, वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको देखते हैं। द टीचर और एक्सपर्ट डेमोन्स्ट्रेट्स अ पर्टिकुलर स्किल और कॉन्सेप्ट फॉर द लर्नर्स। सो मॉडलिंग का यही डेफिनेशन है, तो ए को हम थर्ड से मैच करेंगे, एक ही ऑप्शन है, हमें आंसर मिल गया।
राइट। कोचिंग में क्या होता है, देखो मॉडलिंग में क्या है, मैं ड्राइविंग आपको सिखाने आई हूँ, तो पहले दिन मैं आपको बोल रही हूँ कि आप सिर्फ मुझे देखो, ऑब्जर्व करो कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्या-क्या स्टेप्स मैंने फॉलो किए। ये है मॉडलिंग कि आप मुझे सिर्फ देख रहे हो, मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हूँ, ठीक है? एज़ अ मॉडल आपके सामने काम कर रही हूँ। कोचिंग में क्या है, अब आप ड्राइविंग करोगे, मैं आप लोगों को कोचिंग दूँगी कि ये स्टेप्स को फॉलो करो, ऐसे-ऐसे काम होना चाहिए, ये चीज़ों का ध्यान रखना है, सब कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, काम आप कर रहे हैं, बोल मैं रही हूँ। दैट इज़ इन कोचिंग। ये है ऑप्शन नंबर 1। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट आपको दिया जाता है। अब जैसे-जैसे मुझे लगेगा कि दूसरे दिन से, तीसरे दिन से आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी हो रही हैं, वैसे-वैसे मैं बोलना कम कर दूँगी। मैं अपना सपोर्ट धीरे-धीरे जो है आपकी तरफ को कम कर दूँगी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रेटजीज ऑफ कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप टू डेवलप हायर ऑर्डर स्किल्स? वही सवाल है जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ा, राइट? तो इसमें देखो कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। एक तो हमने ये पढ़ा मॉडलिंग, कोचिंग और स्कैफोल्डिंग। बी हमारा आंसर होगा, यहाँ बी नहीं है, यहाँ बी नहीं है, ठीक है? दूसरा होता है आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन। तो ये तीन स्टेप्स हैं शुरू के, उसके आगे के तीन स्टेप्स ये हैं। तो करेक्ट आंसर है बी एंड डी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which of the following advocates the application of the methods of natural sciences to the study of social reality and beyond? So जब भी natural sciences की जो भी हमारा methods हैं, उसको हम social reality और उसकी fields में use करते हैं, that is called your positivism. Knowing that you find a science lab practical more difficult than your best friend does, but that you could improve with practice is an example of what? तो इस सवाल में बोल रहे हैं कि अगर आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के कंपैरिजन में एक साइंस लैब प्रैक्टिकल थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन आप ये भी जानते हो कि आप इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो प्रैक्टिस से, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शंस दिए हैं सेल्फ रेगुलेशन, मेटा कॉग्निशन, सेल्फ डिसिप्लिन और ऑटोमेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी जब कोई एक व्यक्ति की मेंटल एबिलिटीज के बारे में बात की जाती है, ठीक है, जब मैं अपनी मेंटल एबिलिटीज, आप अपनी मेंटल एबिलिटीज को समझ जाते हो कि आपको कैसे पढ़ना पसंद है, कैसे चीजें समझ में आती हैं, कैसे चीजें याद रख सकते हो, इन सब चीजों को बोलते हैं मेटा कॉग्निशन। कॉग्निशन होता है मेंटल एबिलिटीज। अब इस सवाल में देखो यही बोला है कि अगर आपको साइंस लैब का प्रैक्टिकल टफ लग रहा है, लेकिन आपको मेंटल एबिलिटीज अपनी ये पता है कि आप इसको सुधार सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, तो ये एक व्यक्ति की एबिलिटीज ही है जो वो खुद समझ रहा है। दैट इज कॉल्ड मेटा कॉग्निशन। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मॉडल्स ऑफ टीचिंग से। सो टीचिंग मॉडल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, दैट इज योर कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता का मॉडल। अब इस मॉडल में बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से 4 स्टेप्स आपके सामने लिखे गए हैं और दूसरी तरफ उनकी वर्किंग लिखी गई है कि कौन से स्टेप में एक लर्नर, एक उनका एजुकेटर क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है मॉडलिंग। सो देखिए मॉडलिंग जो एक स्टेप है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आप एक गाड़ी चलाना सीखने के लिए मेरे पास आए हो, तो पहले दिन आपको मैं गाड़ी चलाने के लिए नहीं दूंगी, मैं ड्राइव कर रही हूँ, मैं थोड़ी-थोड़ी इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि पहले मैंने गाड़ी में ये किया, दूसरे स्टेप में ये किया और आप सिर्फ मुझे देख रहे हो, ठीक है? तो ये होता है मॉडलिंग फेज में। सो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ये लिखा है मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपर्ट। जो आपके सामने विशेषज्ञ हैं जिनसे आप कुछ सीखने आए हो, उनका उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको आप मॉनिटर कर रहे हो, तो ये होता है मॉडलिंग। तो ए को जब हम थर्ड से मैच करते हैं, तो देखो बहुत आसानी से हमें आंसर इसका मिल रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। स्कैफोल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अपने आप में ही। स्कैफोल्डिंग होता है जब देखो आपको कोई चीज बिल्कुल शुरुआत के दिनों में सिखाई जाती है, जैसे छोटे जब आप थे तो आपको एबीसीडी सिखाया जा रहा था, तो उस समय क्या था, आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस देनी पड़ रही थी, बहुत पकड़ पकड़ के पढ़ाना पड़ रहा था। लेकिन जब आपके टीचर को समझ आया कि धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ रहा है, तो आपके टीचर ने अपना सपोर्ट कम कर दिया। दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। हेल्पिंग लर्नर इज इन स्टार्टिंग एंड ग्रेजुअली फ्रेडिंग द सपोर्ट, कि धीरे धीरे हम अपना सपोर्ट कम कर देंगे। जब मुझे पता चलता जाएगा कि आप गाड़ी चलाना सीखते जा रहे हो, तो धीरे धीरे मैं अपना सपोर्ट करना कम कर दूंगी। आर्टिकुलेशन होता है गिविंग वर्ड्स टू देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस एंड कंटेंट। अब इस स्टेप में जो कुछ भी आपने पहले सीख लिया मुझसे, अब आप ये सब कुछ कर रहे हो लेकिन बोल बोल कर रहे हो,
कि सबसे पहले हम गाड़ी में बैठेंगे, क्लच प्रेस करेंगे, ये होगा, वो होगा, जो भी स्टेप्स है वो सब आप यहाँ पर बोलोगे। आगे है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि जो भी नॉलेज अब आप लोगों ने गेन कर लिया, अब समय है कि उस नॉलेज को सही जगह पर और किसी न्यू सिचुएशन में यूज करना। तो ये है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल के स्टेप्स जो कि आपके लिए जरूरी हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है एंड आप चाहते हो कि सुबह 8 AM वाली इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इस सीरीज को आपके लिए डेली लेकर आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल ऑफ टीचिंग में से पूछा गया है। लेवल ऑफ, जो भी हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग के, बेसिकली मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल। एक और होता है ऑटोनॉमस लेवल। तो सबसे पहले हम मेमोरी लेवल से स्टार्ट करते हैं। सो मेमोरी लेवल क्या बोलता है कि किसी भी चीज को आप रट्टा मारकर रोट लर्निंग के थ्रू क्या करते हो, याद करते हो। अब मेमोरी लेवल में रोट लर्निंग और किसी फैक्ट को एज इट इज रिकॉल करना, ये होता है मेमोरी लेवल। तो बी को थर्ड से मैच करेंगे। तो यहाँ पर सब जगह बी का थर्ड था, तो अगर इस ऑप्शन को आप नहीं भी देखते तो भी आंसर आपको मिल सकता था। राइट, आगे देखते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल हमारा क्या बोलता है, ये बोलता है पीयर लर्निंग। ठीक है, सहकर्मी सीखना। अब देखो, पीयर लर्निंग का मतलब होता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं ना, आप उनको उनके थ्रू सीख रहे हो, या जो कुछ भी आपने सीखा है रियल सिचुएशन में, सिमिलर सिचुएशन में उसको यूज कर रहे हो। दैट इज योर रिफ्लेक्टिव लर्निंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग। ठीक है, कि जो आपने अभी कुछ सीखा, जो नॉलेज आपको मिला, उसको सिमिलर टाइप की सिचुएशन में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप यूज कर सकते हो। सो ए को हम फर्स्ट से, सॉरी, सी को हम फर्स्ट से मैच कर रहे हैं, बी का हमने थर्ड बताया था, तो देखो आंसर हमें मिल गया है ऑप्शन नंबर 2। अंडरस्टैंडिंग लेवल बोल रहा है सीइंग ऑफ रिलेशनशिप। जो भी हमने मेमोरी लेवल में पढ़ा, क्योंकि मेमोरी लेवल पहला लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल दूसरा होता है, और ये होता है तीसरा। तो जो कुछ भी हमने मेमोरी लेवल में सीखा था, उसका रिलेशनशिप, उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग अब हमें हो रही है, क्योंकि पहले तो हमने सिर्फ रट्टा मारा था। अब हम समझ रहे हैं कि कौन सी चीज कैसे और कहाँ पर काम आती है। ठीक है, और ऑटोनॉमस डिपेंडेंट लेवल या डेवलपमेंट लेवल होता है, ये बोलता है इफेक्ट्स एंड फीलिंग से रिलेटेड, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू फॉर लर्निंग। अब देखो, टीचिंग लर्निंग की ही बात हो रही है, तो नॉट ट्रू, फॉल्स स्टेटमेंट हमें ढूंढनी है। लर्निंग इज अ टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर, नो। लर्निंग जो है एक परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ए होगा, यहाँ पर ए नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो। लर्निंग इज एन एंड्योरिंग एंड परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ऑब्वियसली अभी आपको बताया। ठीक है, लेकिन वी हैव टू सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, तो बी हमारा आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं है, इसको भी कट कर दो। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यस, लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, बट हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी, तो सी भी आंसर नहीं होगा। डी ऑब्वियसली आंसर है, क्योंकि दो ऑप्शंस बचे हैं, दोनों में डी है। आगे है लर्निंग नीड्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। सीखने के लिए अनुभवों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी थी, इसलिए ई को भी हम एलिमिनेट कर देंगे, तो सही आंसर तक पहुंच गए हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड डी। Which of the following tools can be used to create a virtual science lab experiment? Very, very, very important and easy question. So देखिए, वर्चुअल साइंस लैब प्रैक्टिकल जब करना है, तो उसके लिए एक तो लैबस्टर यूज होगा, इसका नाम ही आपको बता रहा है कि साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, सबके जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं वर्चुअली अगर करने हैं, तो लैबस्टर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें हेल्प करता है। तो बी हमारा आंसर होगा, यहाँ पर भी बी नहीं है, यहाँ पर भी बी नहीं है। अब देखो, बी के साथ में जो दो ऑप्शंस बचे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो डी भी लिखा है, मतलब कि डी भी हमारा सही आंसर होगा ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं ए है या नहीं, और हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर है कहूत। तो देखिए, कहूत जो है वो वर्चुअल साइंस लैब एक्सपीरियंस के लिए हमें, या एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम लोगों को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। कहूत बेसिकली क्या है, एक गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसका साइंस प्रैक्टिकल से कोई भी लेना देना नहीं है। तो करेक्ट आंसर तक हम पहुंच गए, दैट इज बी एंड डी ओनली। द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। अब देखो, एक चीज आपने सीखी, लर्निंग आप लोगों ने की, कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा, वो जो लर्निंग है, एक सिचुएशन में आपने लर्निंग की, और उसका यूज आप दूसरी सिचुएशन में कर रहे हो। जैसे मान लो कहीं पर आप लोगों ने टीचिंग सीख ली, मान लीजिए आप लोगों ने ऑफलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस ले लिया 2 इयर्स का,
तो ये आपकी लर्निंग हो गई, है ना? एक सिचुएशन में लर्निंग की आपने और फिर उसको आप दूसरी सिचुएशन में यूज़ कर रहे हो। अब आप इसको ऑनलाइन टीचिंग में यूज़ कर रहे हो। दैट इज़ कॉन्शियस एंड एफर्टफुल। ऑब्वियसली अब यहाँ पर अगर आप ऑफलाइन टीचिंग कर रहे थे काफी समय से, मान लीजिए, या कोई काम आप काफी समय से एक सिचुएशन में कर रहे हो, फिर उसी काम को आपको दूसरी सिचुएशन में करना है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ रहे हैं, तो ये होता है हमारा हाई रोड ट्रांसफर। ठीक है, नियर रोड ट्रांसफर होता है कि एक नॉलेज को, एक लर्निंग को आप सिमिलर सिचुएशन में यूज कर रहे हो। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिचुएटेड कॉग्निशन इज व्हाट? कॉग्निशन का मतलब होता है मेंटल एबिलिटीज, इतना पहले आपको याद रखना है। सो सिचुएटेड कॉग्निशन बोलता है द आइडिया दैट थिंकिंग इज लोकेटेड इन सोशल एंड फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, नॉट विद इन एन इंडिविजुअल्स माइंड। ये स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भी हमारी थिंकिंग है, जो भी हमारी मेंटालिटी है, जो भी हम लोग सोचते हैं, जो भी हमारी मेंटल एबिलिटीज है, वो हमारे आसपास के लोगों, हम कहाँ रह रहे हैं, किन लोगों के बीच में रह रहे हैं, उस चीज पर निर्भर करता है, ना कि इंटरनली हमारा माइंड कैसा है। ये होता है सिचुएटेड कॉग्निशन, स्थिर संज्ञान। क्लियर? तो ये है हमारा सही उत्तर। अब देखो, सिमिलर क्वेश्चन किसी दूसरे शिफ्ट में इस तरीके से पूछा गया था, द आइडिया दैट थिंकिंग इज लोकेटेड इन सोशल एंड फिजिकल कॉन्सेप्ट, नॉट विद इन इंडिविजुअल माइंड। क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया, ऑप्शन को क्वेश्चन बनाकर ये पूछा गया था। तो यूजीसी नेट में और आपके सेट एग्जाम में ऐसे ही सवाल बनते हैं, उन्हीं ऑप्शंस को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। आई बात समझ में? Which of the following are the strategies of cooperative learning? So cooperative learning की strategies कौन कौन सी हैं? cooperative learning क्या होता है? जहां पर स्टूडेंट्स को ग्रुप्स बना करके मिलजुल कर सिखाया जाता है। जैसे कि आप लोगों का कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आप लोग मिलजुल कर काम कर रहे हो, आप लोगों का ग्रुप वर्क है जिसमें मिलजुल कर काम कर रहे हो, लेकिन जो ग्रुप वर्क होता है ना, वो थोड़ा सा कम इंटरेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स। सो कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स में एक आता है रैली कोच, जिसमें कि स्टूडेंट्स को पेयर बना करके छोड़ दिया जाता है। अब जैसे कोई एक टास्क दे दिया, जैसे मान लो कोई एक मैथ का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने को दे दिया और दो स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया। अब एक स्टूडेंट क्या करेंगे, मैथ्स आपके कोच के रूप में काम करेंगे। जैसे मैंने आपको बोल दिया मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करो, आप बोल रहे हो मुझे नहीं आता। मैंने आपको एक ऐसा पार्टनर दे दिया, आपकी पेयरिंग ऐसे फ्रेंड के साथ कर दी जिनको वो क्वेश्चन आता था। तो अब वो फ्रेंड एज अ कोच आपको बोल रहे हैं कि लिखो, अब वो आपको बोल रहे हैं कि 2 into 3 + 4 है। अब वो बता रहे हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, इसमें स्टूडेंट सीखते हैं कि कैसे एक दूसरे की मदद करनी है किसी काम को पूरा करने में। तो ए हमारा सही आंसर है, यहाँ पर ए नहीं है, इसको कट कर दो। यहाँ पर भी नहीं है, इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। आगे है टॉकिंग चिप्स। अब टॉकिंग चिप्स में क्या होता है, क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको कोई टोकन दे दिए जाते हैं या कोई रैंडम चिप दे दी जाती है। जैसे मान लो हर एक स्टूडेंट को मैंने 5 टोकन्स दे दिए। अब अगर कोई बच्चा किसी ग्रुप डिस्कशन में कुछ बोल रहा है, तो वो पहले उस चिप को सेंटर टेबल में रखेंगे। ये मान लो स्टूडेंट्स बैठे हैं, हर एक स्टूडेंट को मैंने 5-5 चिप दे दी है। अब किसी टॉपिक पर कोई बच्चा अगर बोलना चाहता है, तो वो पहले अपने हिस्से का एक टोकन बीच में रख देंगे और फिर वो डिस्कशन करेंगे। अब आप बोलोगे इसका क्या फायदा है? तो इसका ये फायदा है, कई बार क्या होता है ना, डिस्कशन में कुछ डोमिनेंट बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद ही बोलते रहेंगे, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देंगे। तो टॉकिंग चिप्स एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई गई है जिसमें अगर आपके पास 5 चिप्स दिए गए हैं, तो आप सिर्फ 5 बार ही बोल सकते हो, तो वो बच्चा सोच समझ कर बोलेगा और ऐसे में हर एक स्टूडेंट को बोलने का बराबर मौका मिलेगा। जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा बोलते हैं, दूसरों को मौका नहीं देते, उनके पास सिर्फ 5 मौके ही हैं, क्योंकि उनके पास 5 टोकन ही हैं। तो ये है टॉकिंग चिप्स। तो ए के साथ में बी भी सही आंसर है। यहाँ पर बी नहीं है, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे और देखो हम सही उत्तर तक पहुंच गए। ठीक है, राउंड टेबल में क्या होता है, स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और उनके रोल चेंज किए जाते हैं। ठीक है, और अपने अपने रोल में स्टूडेंट्स एक्सपर्ट होते जाते हैं। थिंक पेयर शेयर में देखो, एक बच्चा पहले थिंक करेगा, कोई टॉपिक उनको दिया है, कोई भी प्रोजेक्ट उनको दिया है, उसके बारे में सोचेगा, फिर अपने ग्रुप में उसको डिस्कस करेगा, दैट इज पेयर।
उसके बाद शेयर, उसके बाद पूरी क्लास में उसको जो भी नॉलेज, जो भी डिस्कशन उन्होंने किया उसको शेयर कर देगा। तो ये है हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स, जो कि एक स्टूडेंट को हेल्प करती है मिलजुल कर काम करने में। इससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, टीम में काम करना, ये सब स्किल्स बढ़ती हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये सारे जो लेक्चर्स हैं, वैसे तो मैं क्विक के साथ साथ आप लोगों को डिटेल में बता भी रही हूँ, फिर भी अगर आप लोगों को ये सेशंस और भी ज्यादा डिटेल में चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दो। मैं आपके साथ टॉपिक बता दो, मैं उस टॉपिक का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है? और अगर सेशन पसंद आ रहे हैं, कंटिन्यू करवाना चाहते हो, तो भी आप अपना फीडबैक दे सकते हो। Which of the following software apps would a teacher use to create formative assessment that provide immediate feedback to students during live quiz session? So इसके लिए क्या है, लाइव क्विज सेशन में इमीडिएट फीडबैक काहूत करता है और क्विज करता है। ऑब्वियसली यहाँ पर क्विज सेशन की बात की थी, तो क्विजेस तो होगा ही होगा, डी तो हमारा होना ही था। ठीक है? माइंड माइंड मिस्टर जो होता है, ये किसी भी तरीके से हमारा इमीडिएट फीडबैक से रिलेटेड काम नहीं करता है, तो ए को हम इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। A person helps an elderly person across the street because doing a good deed makes him feel good. अब आप लोग देखो, किसी की कई बार रोड क्रॉस करने में या वैसे हेल्प करते हो ना, फिर आपको अच्छा लगता है, राइट? अच्छा लगता है। तो ये बोल रहा है कि इससे आप गुड फील करते हो। व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज एट वर्क हियर? इस समय पे जो एक टर्म यूज की जा रही है मोटिवेशन के लिए, वो क्या है? इंट्रिंसिक, दैट इज आंतरिक। जब आप किसी को हेल्प करते हो, आपको अंदर से खुशी होती है, आपने चाहे वो बात किसी को नहीं बताई है, बट खुशी हो रही है। सो इसको बोला जाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। क्लियर एवरीवन? सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।